So, good morning, all of you. Today, we are going to continue the same chapter, that is natural vegetation and wildlife in India. So, in yesterday's class, we studied about different types of species. We studied about uh, normal species. Normal species are those whose number are sufficient on earth, and they are not going to be extinct from earth in the near future. तो ये जो स्पीसीज है इनके भरपूर मात्रा में ये प्रेजेंट है और ये खत्म होने वाले नहीं है, लाइक कैटल्स हो गए आपके, their number of birds. Second was endangered species. Endangered species are those who are in danger of extinction. जो extinction means end, खत्म, तो खत्म होने के वो कगार पर हैं. If the negative factors working upon them, it will continue to work like that only. So sooner or later they will be fall, they will be extinct from the earth. वो earth से खत्म हो जाएंगे. And I had given example of number of animals which you can see on the screen. Then came the vulnerable species. Vulnerable species are just behind the endangered animals. Vulnerable are those animals जो जस्ट endangered के पीछे हैं. अगर वो नेगेटिव फैक्टर्स उनके अगेंस्ट में कंटिन्यू रहे तो दे विल फॉल इनटू द endangered category, and then from there on they will be extinct from earth. Then are the rare species. Rare species are those whose rate of biological reproduction is very less. जिनका बर्थ बहुत कम होता है, रिप्रोडक्शन का लेवल उनका बहुत कम है, एंड दे आर फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट. देयर पॉपुलेशन इज ऑलरेडी वेरी लेस. तो अगर वैसे ही वो कम है और अगर उनके अगेंस्ट में निगेटिव फैक्टर्स जो हैं, निगेटिव फैक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट जो भी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो वही निगेटिव फैक्टर्स अगर कंटिन्यू होते रहे तो ये रेयर स्पीसीज ऑलरेडी कम है और ये बहुत जल्दी अर्थ से खत्म हो जाएंगी. सो रेयर आफ्टर रेयर स्पीसीज आर द एंडेमिक स्पीसीज. इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था. एंडेमिक आर दोज एनिमल्स which are found only in certain regions. They are limited to that region only. They cannot survive somewhere else. So they are endemic to that area. Like Nicobar pigeon. This pigeon, ये जो particular type का pigeon है, it can only be found in Nicobar. No, और कहीं भी आप उसे नहीं देख सकते हो. So they are endemic species. Now extinct species. Extinct species are those who are already they are extinct from earth. These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. A species may be extinct from a local area, region, country, continent, or the entire earth. अब यहाँ पे एक्सटेंट का मतलब ये, एक्सटेंट मीन्स एंड, खत्म हो चुकी है स्पीसीज. बट जरूरी नहीं है कि पूरे अर्थ पृथ्वी से खत्म हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज ब्लैक बग सपोज अगर राजस्थान में पाया जाता है, ही इज एंडेमिक टू राजस्थान. और अगर राजस्थान में उसकी वो नहीं पाया गया, आफ्टर नंबर ऑफ सर्चेज ढूंढा गया, बट ब्लैक बग वहां पे नहीं पाया गया. ब्लैक बग मीन्स काला हिरन. इसका मतलब कि वो राजस्थान के एरिया से एक्सटेंट हो चुका है. क्या पता वो वर्ल्ड में कहीं और पाया जाए या इंडिया के किसी और पार्ट में पाया जाए, बट वो राजस्थान का जो एरिया था वहां से वो खत्म हो गया है. ठीक है. सो या तो इंडिया से वो खत्म हो गया है या किसी कॉन्टिनेंट से खत्म हो गया. तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक्सटेंट मतलब कि वो पूरी पृथ्वी से एक ही बार में खत्म हो गया. वो किसी लोकल एरिया से भी खत्म हो सकता है, या फिर किसी एक स्टेट से खत्म हो सकता है, या किसी एक कंट्री से गायब हो गया है ना. तो फॉर एग्जाम्पल एक एशियाटिक चीता है. ठीक है. तो एशियाटिक चीता जो है ये एशिया में नहीं पाया जा रहा है अब. ठीक है. एशिया में नहीं पाया जा रहा है. ये चीता की जो अदर फैमिली है वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है, बट एशियाटिक चीता जो है वो लेपर्ड जो है वो गायब हो गया है. पिंक हेडेड डक जहां भी पाई जाती थी, जिस एरिया में भी, वो वहां से गायब हो चुका है. अब डायनासोर ये सब तो आप जानती हो, तो ऑलरेडी हमने कभी देखा भी नहीं है. सो दीज आर द एक्सटेंट, बट हमें इनके अवशेष मिले हैं. सो दे आर एक्सटेंट स्पीसीज. Now, as the time passes, normal species are on the way to become extinct. It means that all the plants or animals which are normal at this given point of time, maybe later on they will fall into the endangered category, and from endangered they can become extinct. ऐसा बहुत बार हो चुका है कि बहुत सारी नॉर्मल, हियर यू कैन सी जो है आपका प्रोग्रेस, लाइक नॉर्मल स्पीसीज. बहुत सारी ऐसे स्पीसीज होती है, लेकिन हम जब छोटे थे तो हम एक चिड़िया थी, मुझे उसका नाम गौरैया.
है ना, गौरैया छोटी-छोटी बर्ड्स हुआ करती थी हल्की ग्रे ब्राउनिश कलर में, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। हम लोग मतलब जैसे आप कुछ गेहूँ बाहर डाल रहे हो या कुछ सुखाने की कोई भी चीज़, तो वो उस पे आके फ़ीड करती थी और इतनी ज़्यादा अमाउंट में थी कि मतलब हमें मतलब आप सोचोगे ना जैसे कि आजकल डॉग और कैटल्स पाए जाते हैं, वैसे ही वो ये चिड़िया झुंड-झुंड आपको देखने को मिलती थी। लेकिन आफ्टर अ गैप ऑफ 10-15 इयर्स, मतलब हमें इतना याद भी नहीं रहा, हमने इतना नोटिस भी नहीं किया। बट 10-15 इयर्स बाद ऐसे अचानक से जैसे मैंने सोचा कि यार ये जो बर्ड्स हैं ये पहले हमें दिखाई देती थी, अब तो दिखाई नहीं देती हैं। तब एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो चिड़िया है ये तो अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई हैं। आप सोचिए कि जो नॉर्मल स्पीशीज़ थी, जो हमें नॉर्मली दिखती थी घर-घर में, बाहर झुंड के झुंड वो बैठी रहती थी, वो मतलब उनको कितनी बुरी तरह से हंटिंग की गई होगी, क्या उनके साथ क्या एनवायरनमेंट में बदलाव आए, क्लाइमेटिक चेंजेज़ आए, जिनकी वजह से वो चिड़िया जो थी, अब वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं। तो आज के टाइम में जो भी आप देख रहे हो जो भी एनिमल्स हैं क्या पता वो आगे चल के वो वल्नरेबल स्पीशीज हो जाएँ, वल्नरेबल्स वो एंडेंजर्ड में आ जाएँगी और उसके बाद वो सीधा एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। रेयर और एंडेमिक तो है होती हैं, एक्सटिंक्ट के खतरे में ज़्यादा इनके ऊपर तलवार लटकती रहती है, तो ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आज जो नॉर्मल स्पीशीज हैं, दे कैन आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट इन द फ्यूचर इफ नेगेटिव फैक्टर्स विल वर्क अगेंस्ट देम। जैसे हम अभी देखते हैं, अब जैसे टाइगर है, इंडिया में टाइगर्स जो थे वो एंडेंजर्ड एनिमल्स नहीं थे। बिफोर इंडिपेंडेंस कोई नोटिस भी नहीं करता था, बट जब से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हैं और जो मुगलई कल्चर था उससे इन्होंने क्या किया, रॉयल हंटिंग जिसे हम कहते हैं ना, हंटिंग इतनी ज्यादा अपने शो ऑफ के लिए कि इन्होंने कि 80 लाख टाइगर्स हमारे देश में उस समय मारे गए थे। और उसी का नतीजा है कि जब हमें आज़ादी मिली और हमने सर्वे कराया तो हमें हमारे देश में सिर्फ 1300 लेस देन 1300 टाइगर्स हमारे देश में बचे हुए थे। 80 लाख टाइगर्स 80 सॉरी 80 लाख 80,000 टाइगर्स जो है वो मारे गए थे। तो ये 80,000 भी अगर मारे गए हों तो वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो मतलब सोचिए कि जो नॉर्मल एनिमल्स थे उनको भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज हैं वो पहुंचा देती हैं। वाई रीजन इज वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, वाई दीज प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर बीइंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। लेट्स सी causes of extinction or depletion of flora and fauna. So we will see why flora, plants or fauna animals are they are getting extinct from earth. अर्थ से खत्म क्यों हो रही हैं ये। फर्स्ट, लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स, चिल्ड्रन आर यू गेटिंग माई वॉइस, कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am. So first problem is loss of habitat. Habitat means the natural, home of the animals. You know that animals they live in jungles, they live in forest. That is their natural habitat. अगर हम उन्हें zoo में रखते हैं, चिड़ियाघर में रखते हैं, that is not their natural, place of living. So they can survive and they can be well developed in forest areas only. Habitat loss is probably the greatest threat to the variety of life on this planet Earth today. Habitat loss and degradation of affect 86% of all threatened birds, 86% of mammals, and 88% of threatened amphibians. When a plant or an animal does not have a habitat and cannot adapt to a different environment, it will become extinct. So I think all of you have got this point. Habitat loss means, first of all, see human activities like we are doing large scale deforestation because of our economic benefits. We are doing huge amount of deforestation. We are cutting jungles, and jungles or forest, they are the natural living place or natural habitats of the different types of animals and birds. अगर आप इनका नेचुरल हैबिटेट ही खत्म कर दोगे, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें बहुत वैसी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, यू कैन फील आप खुद इसे फील कर सकते हो, बिकॉज जहाँ पे आप रह रहे हो ऋषिकेश में, वंस अपॉन इट वाज ए फॉरेस्टेड एरिया ओनली, और आपके आसपास भी बहुत सारा फॉरेस्ट है, एंड मेनी ऑफ टाइम्स यू विल हियर दैट लाइक ये क्या बोलते हैं उसको, चीता या तेंदुआ आपको कहीं ना कहीं प्रीमाइसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट वाज देयर होम, and now we are living we have occupied their habitat. दिस वाज जंगल एरिया एंड हमने इसे काट के और जो है एंड कॉन्टिन्यूसली वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट, तो वो क्या करेंगे, तभी तो जो है एनिमल्स जो होते हैं उनका जो इन्वेजन होता है वो सेटलमेंट में होता है, तभी तो आपको जगह जगह शेर चीता कभी देखेंगे आप कॉलोनी में घुस गए तो कहीं और घुस गए, क्यों? क्योंकि वो उनका हैबिटेट था, वो वहां रहते थे, अब उनसे उनका हैबिटेट छीन लिया गया है। ठीक है, तो वो उन्हें हैबिट तो होती है कि उस जगह मूव करने की, तो वो आपको नजर आएंगे। तो ये हैबिटेट लॉस हो रहा है, और जब एनिमल्स का घर खत्म हो जाता है तो वो सड़क पे आ जाते हैं, कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है या तो वो नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये लॉस ऑफ हैबिटेट है, डिफॉरेस्टेशन इज द बिगेस्ट रीजन. Now, introduction of new species. The introduction of plant and animal species that are not endemic to a given locality is both a natural and human process that often has disastrous knock-on consequences for local biota, often including extinction of native taxa. Introduction of species that are not native to a given area may occur through regular dispersal processes over short geographic distances. देखो इसमें क्या कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल एंडेमिक स्पीसीज आप जानते हो क्या होता है. एंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीसीज आर दोज हु आर नेटिव टू अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है. मान लो इंडिया में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जो यहाँ पे उनका ओरिजिन हुआ, जो बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको हम यहाँ का एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे. लेकिन जब कहीं बाहर से ये ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से भी होता है और नेचुरली भी होता है. ठीक है. तो अगर आप कहीं बाहर से नई स्पीसीज लेकर आ जा रहे हो, जरूरी नहीं कि एक दूसरे देश से ही हो, एक एक रीजन से दूसरे रीजन विद इन अ कंट्री भी हो सकता है. तो अगर आप फॉरेन जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स की स्पीसीज अगर आ रही हैं आपके एरिया में, तो वो क्या करती हैं, वहाँ की जो प्लांट और एनिमल लाइफ होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं. ठीक है. लाइक ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, या फिर जो जिनको जो हमारे भारत में आए, और या फिर दूसरे जो है ना रीजन्स में जिनको इंट्रोड्यूस किया गया, और उन्होंने वहाँ का जो नेटिव जो आपका फ्लोरा था उसको खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. लाइक हियासिंथ. हियासिंथ का जो प्लांट आप देखते हो, जो आपके पॉन्ड्स में होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट नेटिव टू इंडिया. लेकिन जब से उसे समहाउ कैसे आया जो भी है, बट दैट इज अ पॉइजनस प्लांट एंड इट ऑल्सो डिग्रेड्स द aquatic life. So that is not good for our environment. So there are number of and exotic, जिसे हम exotic कहते हैं, exotic species which destroys the जो आपका नेटिव अरेंजमेंट होता है, जो एक लोकल जो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज होती है, उनको वो हार्म पहुंचाता है. कई बार वो पॉइजनस होते हैं, कई बार एनिमल्स ऐसे आ जाते हैं कि जो कि मतलब पूरा सिस्टम खराब कर देते हैं. तो एनिमल्स और प्लांट्स अगर किसी बाहर एरिया से आपके देश में या आपके एरिया में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं न्यू स्पीसीज, तो वो जो वहाँ की एग्जिस्टिंग स्पीसीज होती हैं उनको जो है हार्म पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं. देन कंपटीशन. Ongoing evolutionary processes are driven by competition, and over long periods of time, plant and animal that are unable to adapt may be out and naturally displaced from their habitat and pushed towards extinction. Now you already know that in a forested area there is always competition. Competition वैसे हर जगह है, मनुष्य ह्यूमन बींग्स के बीच में भी होता है, वैसे ही आपके एनिमल्स के बीच में भी होता है. ठीक है ना. तो साथ ही साथ आपस में होता है, और खुद के बीच में भी होता है. इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है. इवोल्यूशन समझते हो. फॉर एग्जाम्पल, इवोल्यूशन का मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको देती हूँ. इवोल्यूशन मीन्स ओरिजिन. ठीक है. ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स इवोल्यूशन. हम पहले क्या थे, एप्स थे. उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा सा ह्यूमन फॉर्म में, जो हम आज ह्यूमन हैं, वो हमने स्टेजेस में वो हमें मिला है. जैसे हम सबसे पहले एप्स थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमारा ग्रोथ होता गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसके बाद जो है हम आज चल के फिर हमने धीरे धीरे कपड़े पहनना स्टार्ट किया है, हमने खाना पीना स्टार्ट किया है, फिर हमने सीडेंटरी लाइफ स्टार्ट की है, और आज के टाइम में जो हम है, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का रिजल्ट है. वी आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम एप्स. सो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दे वर एप्स, बट ग्रेजुअली वी हैव इवॉल्व्ड एंड नाउ वी हैव अटेन आवर प्रेजेंट पोजीशन. प्रेजेंट बॉडी, जो हमारा बॉडी है, हमारे प्रेजेंट जो हमारा जो सोच है, वो सब इवोल्यूशन का प्रोसेस है. सिमिलरली ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ दे पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन. सबका इवोल्यूशन होता है, ग्रोथ होता है. ठीक है. आज शायद आप जो एलिफेंट देख रहे हो, ये एलिफेंट इवोल्यूशन का नतीजा है. वरना कहते हैं कि जो एलिफेंट्स पहले हुआ करते थे, वो देवर लाइक मैमथ. ठीक है. अगर आपने आइस एज मूवी देखी हो, तो उसमें जो एलिफेंट आपने देखा होगा, दैट वाज मैमथ. तो मैमथ जो होते हैं, दे आर मोर बिग इन साइज. उनके जो टीथ होते हैं, दे आर मोर बिगर, एंड दे आर मोर ज्यादा बड़े होते हैं देखने में एज कम्पेयर टू एलिफेंट्स. तो आज की जो एलिफेंट है, मे बी दे आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन. और आगे चल के भी ये जो आपके एनिमल्स हैं, इनमें बदलाव होगा. लाइक टाइगर है आपका, या जो लायन है, या जितने भी एनिमल्स हैं, उनका इवोल्यूशन हो रहा है. वे पहले कुछ और होंगे, और उनकी बॉडी जो है चेंज होती है समय के साथ साथ. बट देर आर सर्टेन स्पीसीज हु आर नॉट एबल टू कम्पीट इन दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. वो अपने समय के साथ साथ अपने आप को नहीं बदल पाते हैं, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते इन्वायरमेंट में, एंड दे बिकम एक्सटिंक्ट. वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है. सो हम मतलब जैसे मैंने आपको बताया डायनासोर्स थे, तो डायनासोर्स का पूरा एक वो मिला हुआ है, हमें अवशेष मिले हुए हैं. तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का कोई एनिमल होगा.
ठीक है, एक्चुअली हम भी नहीं जानते वो कैसा होगा, बट जब इवोल्यूशन हुआ है तो वो इवोल्यूशन को वो झेल नहीं पाए। उनकी बॉडी जो थी अडेप्ट नहीं कर पाई सिचुएशन को, इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाई, और टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा होगा या अर्थ में चेंजेस आए होंगे, जो भी चेंजेस आए वो उनकी बॉडी उसको नहीं अडॉप्ट कर पाई। अडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, फिर फॉर एनीबडी। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ऑल द टाइम वी आर अडेप्टिंग आवर सेल्फ टू द न्यू सिचुएशंस, टू द न्यू इन्वायरमेंट. Today you are studying in a school. After 2 years you will go to a university, you will study somewhere else. There you have to adapt yourself to the new situation, to the new lifestyle. अगर आप किसी दूसरे सिटी में जा रहे हो, दूसरे शहर में जा रहे हो, दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री. So adaptation is very important. Adaptation leads to evolution. तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी. अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाए तो आप डिप्रेस हो जाओगे, देन यू विल कम बैक, और आप उस तरह से आप नहीं कर पाओगे, कोप अप नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो जो कोप अप नहीं कर पाता है, अडेप्ट नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन, टू द न्यू प्लेसेस, देन दैट स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट. So there are number of plant and animal species who are not able to compete with other animals, and they're not able to compete with the situation. They are not able to adapt to the new situation, and with the passage of time these species have now become extinct. ये खत्म हो चुकी है. So competition is very important, evolution. Then this is one of the biggest reason, climatic heating and cooling. You know that because of after industrial revolution of 17th century, and continuous emission of gases, harmful gases, basically greenhouse gases, and then in development of transportation sector, देयर इज कॉन्टिन्यूस ग्लोबल हीटिंग. ये अब मैं बहुत डीपली नहीं बताऊंगी, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे नो देयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज continuously increasing in our atmosphere, due to which and carbon dioxide is a greenhouse gas. It is a opaque gas for the outgoing terrestrial radiation. और जो भी जो हीट एनर्जी होती है पृथ्वी से बाहर जाने की कोशिश करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन उसको क्या करता है, उसे बाहर नहीं जाने देता है. उसका बहुत सारा जो अमाउंट होता है उसे वापस पृथ्वी पे भेज देता है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, गर्म हो रही है मतलब धीरे धीरे. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज 15 डिग्री, और इससे थोड़ा सा हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और इस थोड़े से टेम्परेचर इंक्रीज होने 1% भी नहीं हुआ है. हम ये नहीं कहेंगे 15 से 16 हो गया, 15 से 15 पॉइंट समथिंग ही हुआ है. बट यू कैन सी द ड्रास्टिक इफेक्ट्स एंड ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट. Our earth is gradually heating, and this heating process is known as global warming. Climate change is caused by a number of things. The effect that climate has on extinction is very big. The biodiverse earth can't keep up with the rapid changes in temperature and climate. So जो हमारे टेम्परेचर में एंड क्लाइमेट में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, हमारे बहुत सारी स्पीसीज उससे कोप अप नहीं कर पाती हैं, उस बदलाव के साथ साथ अपने आप को नहीं ढाल पाती हैं. दीज स्पीसीज आर नॉट यूज टू severe weather conditions and long seasons, or a changing chemical make up their surroundings. बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो. खैर ये तो जो भी था ये तो ह्यूमन मेड कोरोना है, बट ऐसे ये भी एक तरह का, जैसे कहा ना कि हमारे कुछ भी केमिकल बदलाव आता है हमारे इन्वायरमेंट में, या ये जो आप देख रहे हो, ये जो कोरोना वायरस है, ये क्या है, एक नया स्पीसीज है ना. ये पहले नहीं था. अगर पहले होता तो हम इससे अडेप्ट कर चुके होते, हम इससे बिल्कुल यूज टू हो चुके होते. ठीक है, लेकिन ये नया है और हम इससे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी हमारी बॉडी इससे यूज टू नहीं है. तो अब क्या है कि हम कुछ टाइम बाद अब हमारे लिए ये भी जो है नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे इसका वैक्सीन लग रही है, जो भी है. तो हमारी बॉडी धीरे धीरे इस वायरस से भी अडॉप्ट अगर कर गई, हम लोग सर्वाइव कर गए, तो फिर हम इसके भी यूज टू हो जाएंगे. तो जब भी जो है कुछ बदलाव आता है इन्वायरमेंट में, कुछ बदलाव टेम्परेचर में आता है, या फिर हमारे केमिकल कुछ बदलाव आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, थोड़ा सा भी देखो, हमारे पृथ्वी पे लाइफ क्यों है, बिकॉज हर चीज बैलेंस्ड है. 21% ऑक्सीजन है, 0.003% CO2 है. तो ये जो नेचुरली ऑटोमेटिकली जो हमारे अर्थ पे अरेंजमेंट हुआ था, फॉर्चुनेटली उसी की वजह से हमारे अर्थ पे इतनी डाइवर्स लाइफ डेवलप हो पाई है. ये चीज दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं हो पाई. तो अगर जो नेचुरल अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो फिर उसका ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे.
As more species die, it is only making it more difficult for the survivors to find food. The warmer climates we are used to present day are perfect for diseases and epidemics to thrive. तो जैसे से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट इज गिविंग राइज टू नंबर ऑफ डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स. इससे बीमारियां फैल रही हैं और एपिडेमिक्स स्प्रेड हो रहा है. जैसे आपने अभी बेस्ट एग्जांपल एपिडेमिक सब फैला तो हुआ है जो आपका फैला हुआ है आजकल. नाउ क्लाइमेट चेंज, एपिडेमिक डिजीज. Each species has defense mechanism like immunities and the ability to fight disease. ठीक है. With the changing climate and landscape, certain species are losing their ability to fend off disease. देखो बेस्ट एग्जांपल देखो बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है कि हर स्पीसीज है, हम भी एक स्पीसीज है. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वी आर ऑल्सो अ स्पीसीज एंड एवरी स्पीसीज हैज अ इम्यूनिटी. है ना. अभी यहाँ पे इम्यूनिटी की बात हुई है, मैकेनिज्म. तो हर मनुष्य में, हर जानवर में, जीव जंतु में, पेड़ पौधे में एक सेल्फ डिफेंस का कैपेसिटी होती है, इम्यूनिटी होती है, जिससे वो अपने आप को जो बीमारियों से सर्वाइव कर लेते हैं. अब आपको सोचो कि नॉर्मल फीवर होता है तो बहुत केसेस में अगर आप मेडिसिन नहीं भी लें तो आपकी बॉडी में सेल्फ डिफेंस होता है, सेल्फ इम्यूनिटी होती है, जिससे आप जो है सर्वाइव कर जाते हो. जो आदमी जितना हेल्दी होता है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो कोई भी बीमारी होती है तो नॉर्मली उसे नहीं होगी. ठीक है. वो अपने आप को सर्वाइव करा ले जाएगा बिकॉज उसके अंदर इम्यूनिटी है. ही हैज द मैकेनिज्म टू फाइट बैक. आपकी बॉडी में होता है, सबकी बॉडी में होता है. बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, लैंडस्केप में सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं जो अपनी ये कैपेबिलिटी को लूज कर रही हैं. ठीक है. बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस नए इन्वायरमेंट में, नए क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है, जो उनकी इम्यूनिटी है वो काम नहीं कर पा रही है. हमारी इम्यूनिटी काम नहीं कर पाई ना. देखो देखो अब ये जो कोरोना सेकंड वेव आया था उसमें बहुत यंग लोग मारे गए हैं, बहुत हेल्दी लोग मारे गए हैं. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उस इम्यूनिटी, उनकी जो इम्यूनिटी थी बॉडी की, वो सर्वाइव नहीं कर पाई उस सिचुएशन में. ठीक है. बहुत ऐसे लोग जो बीमारियां थी वो बच गए, जो उनको नहीं थी वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि शायद उनकी बॉडी, सबकी बॉडी अलग होती है और वो उस इम्यूनिटी को, जो उनकी इम्यूनिटी थी वो उनको मतलब उस सिचुएशन में ठीक नहीं मतलब रख पाई उन्हें. They are becoming more susceptible to disease and epidemics, which can lead to their eventual extinction. So they will be eventually extinct from Earth because of diseases and epidemics. And why disease and epidemics फैल रहा है? एपिडेमिक आप जानते हो क्या होता है? जैसे हमारा ये भी फैला हुआ है कि जब बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैल जाती है बीमारी, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं. महामारी फैल गई है. ठीक है. और बीमारी तो आप जानती हो, डिजीज. नाउ ह्यूमन कॉजेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू रिसोर्सेज. अब हमारे मनुष्य जो है वो तो आप जानते हो, उसका जो आपका क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है वो भी एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, ह्यूमन बींग्स की वजह से ही हो रहा है. तो हर चीज के पीछे प्रकृति ने हमें बहुत अच्छा अरेंजमेंट बना के दिया था और हम बहुत अच्छे से रह रहे थे. बट इंसान ने अपना दिमाग लगा के और जो है नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी, नए डेवलपमेंट्स वर्क किए, जिसकी वजह से हमारा पूरा अरेंजमेंट जो है वो बिगड़ रहा है. और जब अरेंजमेंट बिगड़ेगा तो फिर उसका नतीजा तो हम झेल ही रहे हैं. Transformation of nature into resources. So first problem with human being is that we are continuously transforming our nature. We are continuously using or we are exploiting our nature to make resources. ठीक है. हम रिसोर्स, आप जानते हो क्या होता है, हमें उसकी जरूरत है रिसोर्सेज की. तो हम रिसोर्स ऑब्टेन करने के लिए नेचर को अंधाधुन यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, विच इज कॉजिंग you know number of other problems, and it is leading to extinction of number of plant and animal species. नेक्स्ट इज पॉल्यूशन लीडिंग टू एसिड रेन्स. ठीक है. जब हम पॉल्यूशन करते हैं तो आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. तो जब ट्रांसपोर्टेशन से या इंडस्ट्री से आपके स्मोक, धुआं, ये सब ऊपर जाता है तो इससे आपका जो है एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं और एसिड रेन होता है. एसिड रेन आप जानते हो, जब बारिश में आपके जो है केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स मिलकर आते हैं तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं. देन ह्यूमन एक्टिविटीज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बता दिया. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीज और राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, and it is caused due to greenhouse effect. The amount or the percentage of global greenhouse gases like carbon dioxide, methane, sulfur dioxide, nitrous oxide,
दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनकी मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो आउट गोइंग रेडिएशन है वो एस्केप नहीं कर पाता है, पृथ्वी के ऊपर वापस लौट के चला आता है, जिससे हमारा अर्थ जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे राइज उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, विच इज कॉजिंग वेरी हार्म एंड डेंजर टू द इन्वायरमेंट। इट इज कॉजिंग क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट को पूरा बदल दे रहा है, और इससे जो है मतलब गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। आप जानते हो ना, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, तो इससे आपके काफी नुकसान हो रहा है पृथ्वी पे। अनरेगुलेटेड और इलीगल किलिंग, हंटिंग और पोचिंग ऑफ फौना, जो हमारे मैंने एज आई टोल्ड, देयर आर सर्टेन एनिमल स्पीसीज विच आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, जिनकी जो कि इकोनॉमिकली इकोनॉमिक तौर पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उनको इलीगल हंटिंग की जाती है। देयर आर आप इवन सोच लीजिए कि जो नेशनल पार्क्स हैं या जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहां पर भी एनिमल जो है वो सेफ नहीं है, वहां पर भी इलीगली उनको मार दिया जाता है, उनकी हंटिंग की जाती है या उन्हें पकड़ लिया जाता है। पोचिंग ऑफ फौना, पोचिंग मतलब कि जो बर्ड्स को पकड़ लेते हैं, तो ये इलीगल तरीके से हो रहा है। डैमेज ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, देन हमारी हिस्टोरिकल रीजन भी रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे मैक्सिमम फॉरेस्ट को जो है, 9th क्लास में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड टू मेक टू फॉर रेलवे एक्सपेंशन और फॉर रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, तो डिफरेंट पर्पस, या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए, कैश क्रॉपिंग, प्लांटेशन क्रॉपिंग करने के लिए जंगलों को काट काट के साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की गई थी। ठीक है, मतलब जंगल को काट दिया गया और वहां पे उन पेड़ों को उगाया गया जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, लाइक साल, टीक। तो ये सब आप पढ़ चुके हो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया ब्रिटिशर्स ने, हमारे जो नॉर्मल नेचुरल फॉरेस्ट उनको काट दिया, वहां पे कैश क्रॉपिंग की, वहां पे प्लांटेशन क्रॉपिंग की, एग्रीकल्चर स्प्रेड कर दिया, क्योंकि उन्हें तो इंडिया में रहना था नहीं, तो यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ा उन्हें मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने पैसे कमाने थे। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो है जंगल खत्म करके वहां पे खेती की, या तो वहां पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की, जिससे उन्हें इकोनॉमिकली पैसा मिले। देन एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, जो मैंने आपको बता दिया है कि बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो ब्रिटिशर्स ने खेती करने के लिए पेड़ों को काटा, और इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी जनसंख्या इतनी इंक्रीज हो रही है कि हमें पेड़ों को जंगलों को काट के वहां पे जो है घर बनाने पड़ रहे हैं, या फिर हमें वहां पे खेती करनी पड़ रही है, ताकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। देन लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आप जैसे जानते हो कि फ्लाईओवर्स बनाना या फिर डैम बनाना, है ना, स्पेशली डैम्स। तो मल्टीपर्पज डैम बनाने के लिए हमें बहुत सारा हिस्सा जो है जंगलों का काटना पड़ता है, तो इससे जो है नेचुरल हैबिटेट लॉस होता है और फ्लोरा एंड फौना के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराता है। देन लास्ट इज माइनिंग। माइनिंग इज ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटी। माइनिंग आप जानते हो क्या होता है, खनन, जिसमें हम जंगलों को, कि आप जानते हो ना कि खनिज जो होते हैं वो जमीन के अंदर दबे होते हैं, उसके ऊपर जंगल होता है, तो जंगल को काट के जमीन में गड्ढा करके वहां से जो है खनिज को निकाला जाता है। So these are human causes, which are destroying our flora and fauna. ये देख सकते हो आप पिक्चर में। कभी कभी फॉरेस्ट फायर भी जो है काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉरेस्ट फायर, जिससे आप कभी गए आप जैसे किसी तरह से भी आपने लापरवाही में कहीं आग लगा दी जंगल में, अब वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो पूरा का पूरा जंगल जल जाता है, उसमें जो पशु पक्षी होते हैं वो बुरी तरह से मारे जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सोचिए कितना ही हेक्टेयर हेक्टेयर जो जंगल था पूरा जल गया, उसमें कई लाखों जानवर मारे गए, बहुत बुरी तरह से वो फायर 1 महीने तक वो बुझ ही नहीं पाया था, मतलब ये हालत थी। नाउ फैक्ट फाइल, ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट। मतलब इंडिया का जो ये हाफ ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट है वो खत्म हो चुका है, और 1/3 जो वेटलैंड्स हैं वो भी सूख चुके हैं। वेटलैंड मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह कहीं आपको मतलब वो तालाब भी नहीं होते हैं, लेकिन बस उस एरिया में पानी भरा होता है। जैसे आप कभी ट्रेन से जाएंगे ना, तो आप देखना कि आसपास के एरिया में आप देखोगे तो पूरा पानी भरा हुआ है, तो ना वो खेती में होता है वो ना कुछ, लेकिन वो उसमें बस पानी भरा रहता है उस एरिया में, उसे वेटलैंड कहा जाता है। उस पे पौधे वौधे निकले होंगे जंगली, और वो उसमें पानी भरा होगा, तो उसको वेटलैंड कहा जाता है, तो वो भी सूख रहे हैं। 70% जो है सरफेस वाटर बॉडीज बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। 40% जो हमारे मैंग्रोव के जंगल हैं वो खत्म हो चुके हैं। और विद continued hunting and trade of wild animals and commercially valuable plants, thousands of plants and animal species are heading towards extinction. ठीक है, तो जो हमारे बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने जा रही हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
तो अगर हमारे पृथ्वी पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, ये कुछ आपके पिक्चर्स दी हुई है। बर्ड दैट ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना, ये देखिए जगह जगह आपको बहुत सारे जो घड़ियाल हैं वो आप देखोगे कि मारे जा रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से मारे वहाँ पर मारे जा रहे हैं, गंदगी फैल रही है तो उसको झेल नहीं पा रहे हैं। नाउ नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमें इनको प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों है? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर इसमें इफ प्लांट्स और एनिमल्स दे विल बी एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ, देन इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड एंड इट विल आल्सो हार्म ह्यूमन बींग्स। होल उसे क्या कहते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब विल आल्सो बी डिस्ट्रॉयड। सो कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हो फॉरेस्ट है तभी हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है, बारिश होती है ना? तो इन सब के लिए बहुत जरूरी है। प्रिजर्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज। सो हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को इसलिए भी प्रिजर्व करना है ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो सके, डिफरेंट स्पीसीज को हम बचा के रख सकें। देन प्रिजर्विंग इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी प्रिजर्व करना जरूरी है। देन फ्यूल फॉडर एंड डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर जंगल नहीं होंगे, वाइल्ड लाइफ नहीं होगा तो हमारी जो घरेलू जैसे फॉरेस्ट अगर खत्म हो गया तो फ्यूल फॉडर की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। और स्पेशली जो हमारे विलेजेस हैं या जो स्मॉल स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो फॉरेस्ट और वाइल्ड जो छोटे मोटे जानवर होते हैं उन पे वो डिपेंड होती हैं। तो इसीलिए हमें वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? रिजर्व फॉरेस्ट, जैसे कुछ फॉरेस्ट जो होता है वो रिजर्व होता है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल बिकॉज इट इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने मैक्सिमम जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट को रिजर्व कैटेगरी में वो कर दिया, रिजर्व कर दिया। रिजर्व आप एज अ नेम सजेस्ट दैट एंट्री ऑफ द सिविलियंस is totally banned in these types of forest because they're economically very valuable. So these are reserved forest. Then protected forest. Almost one third of the total forest area is protected forest as declared by the forest department. This land forest land are protected from any further depletion. तो ये जो फॉरेस्ट है दीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब इनमें बहुत ज्यादा जो है इनको काटा जा चुका है तो फर्दर ये खत्म ना हो इसलिए इनको प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाला गया है। वन थर्ड ऐसे फॉरेस्ट हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो किसी कैटेगरी में नहीं है, दीज आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, स्ट्रिक्टली अंडर द गवर्नमेंट। बट जो अनक्लास फॉरेस्ट है इसमें सिविलियंस की भी एंट्री होती है टू सम एक्सटेंट, वो जाके उसको यूज कर सकते हैं। Reserved and protected forests are also known as permanent forest. Reserved and protected forests are maintained for the purpose of producing timber and other forest product and for protective रीजंस। तो सरकार जो है रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मेंटेन करती है ताकि उन्हें टिम्बर मिल सके, देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो वहां से ले सके एंड जो है हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए तो उससे प्रिजर्व करती है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, अबाउट 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो मध्य प्रदेश का मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है वो आपका परमानेंट फॉरेस्ट में है, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। All northern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local कम्युनिटीज। बट गुजरात और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो जंगल हैं वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है और उन्हें लोकल कम्युनिटीज मैनेज करती हैं। नाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। रेगुलेटेड एंड प्लान कटिंग ऑफ ट्रीज। आप पेड़ों को काटिए बट प्लान तरीके से काटिए, एक ही साथ सबको मत काटिए। कुछ एरिया जो है आप वहां पे काट सकते हो पेड़ों को और फिर उसको ऐसे छोड़ दो ताकि वो फिर से वहां पे ग्रोथ हो सके। कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर। हमें फॉरेस्ट फायर को रोकना है। रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। जितना हो सके पेड़ लगाओ, जहां भी पेड़ खत्म हो चुके हैं वहां पे रिफॉरेस्टेशन करो। देन चेक ओवर फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चरल एंड हैबिटेशन पर्पसेस। देन जो आपका जहाँ भी मतलब जितना हो सके कृषि को, मतलब हमें जंगलों को काट कर कृषि नहीं करनी चाहिए और या फिर हमें जंगलों को हैबिटेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? मतलब उसके ऊपर सरकार को चेक लगाना चाहिए कि कोई भी एग्रीकल्चर के लिए या वहाँ पे घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जंगलों को ना काटे। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। So these are the conservation strategies for forest. Role of government in forest conservation. Forest Conservation Act 1980
The Forest Conservation Act 1980 was enacted to help conserve the country's forest. It strictly restricts and regulates the de-reservation of forest or use of forest land for non-forest purposes. मतलब ये 1980 का फॉरेस्ट का एक्ट लाया गया जिसमें ये कहा गया था कि जो है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कोई भी आपके जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट है या परमानेंट फॉरेस्ट है, उसमें कोई एंटर नहीं करेगा और उसको जो है फॉरेस्ट पर्पस के लिए ही उसको यूज किया जाएगा, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. 14 biosphere reserves have been set up in the country. Financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by government since 1992. अब जो हमारे पशु पक्षी हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको बचाने के लिए हमारे देश में आपको पता ही कि जो है रिजर्व्स बने, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, और ताकि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करके रखा जा सके. हम उन्हें हर जगह चिड़ियाघर में या कहीं छुपा छुपा के नहीं रख सकते. हम अगर हम ये देखें कि भाई एलिफेंट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या टाइगर्स खत्म हो रहे हैं, आपके जो भी क्रोकोडाइल्स खत्म हो रहे हैं, तो हम उन सबको लाके चिड़ियाघर में बंद कर दें तो वो बच जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव टू कंजर्व ऑल द एनिमल्स इन देयर नेचुरल सेटिंग. सो हमने पूरी पहाड़ी या पूरे एरिया को ही हमने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है. लाइक जो आपकी नंदा देवी पूरा जो पहाड़ी है उसको जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, जो उत्तराखंड में, वहां कोई एंटर नहीं कर सकता क्योंकि वहां वो प्रोटेक्टेड एरिया है. सिमिलरली आपका सुंदरबन का जो क्षेत्र है उसको भी प्रोटेक्टेड, पूरा का पूरा जो एरिया है जंगल, उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया कि वहां पे कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता है क्योंकि वो टाइगर जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है. सिमिलरली जगह जगह गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, ताकि जो हमारे एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, कुछ उनको उनके नेचुरल सेटिंग में जो है कंजर्व करके रखा जा सके. देन बोटेनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं जिसको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा. बोटेनिकल गार्डन्स आप जानते हो क्या होता है? जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज, जो रेयर स्पीसीज होती हैं, जो बहुत कम मिलती हैं, उनको रखा जाता है, उनकी ग्रोथ करवाई जाती है, उनको मतलब डिफरेंट होता है ना, जैसे जेनेटिक ब्रीडिंग टाइप की होती है, तो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आपने देखा होगा कि संतरे का पौधा बहुत छोटा सा उगा दिया है तो नींबू और संतरा एक साथ उग रहा है, तो मतलब इस तरह की टेस्टिंग होती रहती है बोटेनिकल गार्डन्स में. डिफरेंट स्पीसीज प्लांट्स की जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इस तरह से काम होता है. और जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को लेके जो है उनकी कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है. देन हमारी गवर्नमेंट ने देखा, दे फाउंड आउट सर्टेन एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो बिल्कुल एंडेंजर्ड है, खत्म होने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई किया. लाइक टाइगर, राइनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ए टाइप ऑफ बर्ड. तो इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनके ऊपर स्पेशल इनका इनके ऊपर ध्यान दिया गया, ताकि क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो कॉमन थे, बट ये जो एनिमल्स थे ये खत्म होने की कगार में है, तो इनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया गया. तो और इनके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, स्पेशल प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ताकि और अलग से फाइनेंस इनके ऊपर दिया गया, अलग से लोगों को रिक्रूट किया गया, ऑफिसर्स को, ताकि इन्हीं एनिमल्स के ऊपर फोकस करके इनको स्पेशली बचाया जा सके. रोल ऑफ कम्युनिटी इन कंजर्वेशन, आप जानते हो कम्युनिटीज का भी काफी रोल होता है. लाइक चिपको मूवमेंट जो कि आपका उत्तराखंड का ही है, जिसमें फॉरेस्ट को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपक गए थे पेड़ से, है ना. देन आप ये भी जानते हो बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी एंड नवदान्या, और उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में जो है, तो वहां पे माइनिंग सरकार करने जा रही थी, तो उनको रोका गया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में कोई माइनिंग नहीं की जाएगी, इससे हमारे जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है. देन ये स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि आपका 1973 में लॉन्च हुआ था, एंड इससे काफी सक्सेस भी मिला है. 4000 प्रोडक्शन वेंट अप टू 4000 इन 1985 एंड 4334 इन 1989. तो बाघों की संख्या में जो है काफी बढ़ोतरी हुई इस टाइगर प्रोजेक्ट के चलने के बाद. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save endangered species, but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. तो टाइगर को बचाना जो है बहुत इस पे ध्यान दिया गया. सेव देम, प्रोटेक्ट देम, डोंट लेट देम एज बी अ हिस्ट्री, मतलब हमें पशुओं को बचाना चाहिए ताकि वो कल को चल के इतिहास ना बन जाए. ठीक है. तो ये हमारा जो टॉपिक है ये खत्म होता है. आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, बिकॉज ये कोई बहुत ऐसा टफ टॉपिक नहीं था, आसान टॉपिक था, तो आपको समझ में आ गया होगा. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी.